स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। दुर्गेश और कविता ने जिन लोगों को अपनी मेहनत और सूझबूझ से करोड़पति बनाया, आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि वही लोग उनके दुश्मन ही नहीं बन गए, बल्कि कविता की हत्या भी कर दी उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की कोतवाली के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित DK टावर के रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की सदस्य और मिर्चमसाला रेस्टोरेंट की मालकिन 46 वर्षीय कविता गुप्ता उर्फ हनी कमला अस्पताल के लाइफलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट स्तुति श्रीवास्तव खाली बैठी थी। अगले दिन कविता को पति के दोस्त के बेटे की शादी में जाना था, इसलिए उन्होंने स्तुति से मेहंदी लगाने को कहा। कमला अस्पताल कविता गुप्ता का ही था। मालकिन के आग्रह को स्तुति कैसे ठुकरा सकती थी। अंदर रखी बेंच पर बैठाकर वो उनके हाथों में मेहंदी लगाने लगी। मेहंदी लगाकर वो खाली ही हुई थी कि तभी एक युवक रिपोर्ट लेने आ गया। स्तुति जैसे ही रिपोर्ट लेने अंदर गई, रिपोर्ट लेने आए युवक ने कमर में खोसी पिस्तौल निकाली और बेंच पर बैठी कविता की कंपटी से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही कविता बेंच पर औंधे मुंह गिर पड़ी तो उसने एक और गोली उनके पेट में मार दी। वो युवक गोलियां मारकर जाना ही चाहता था कि एक अन्य युवक पीछे से आया और उसके बराबर में खड़ा हो गया। शायद वो उसका साथी था। उसके हाथ में देसी पिस्तौल थी, जिससे उसने भी एक गोली कविता के पेट में मार दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर DK टावर में अफरातफरी मच गई। जिस स्तुति के पास कविता आई थी, वो उन्हें संभालने के बजाय गायब हो गई। टावर स्थित दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। दूसरी ओर कविता को गोली मारने वाले दोनों युवक बाहर निकल रहे थे। तभी कविता के एकलौते बेटे यश ने उन्हें देख लिया। दोनों में से एक को उसने पहचान भी लिया। वो कोई और नहीं, उसका सगा बहनोई सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू था। दरअसल कविता रेस्टोरेंट से निकली थी तो उन्हें बाहर जाते देखकर यश उनके पीछे लग गया था कि वो कहां जा रही है। टावर की ओर जाते देख वो सहम गया, क्योंकि कविता रेस्टोरेंट से बाहर बिल्कुल नहीं जाती थी। यश वहां तक पहुंचता उसके पहले ही उसके बहनोई ने अपने किसी साथी के साथ उसकी मां को मार दिया था। सड़क पर पहुंचकर शेरू एक ओर चला गया तो उसका साथी दूसरी ओर। यश ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कविता को उठाकर टावर में ही स्थित कमला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसी टावर की तीसरी मंजिल पर कविता की बेटी यानी हत्या करने वाले शेरू की पत्नी अमृता गुप्ता उर्फ लकी उर्फ आलिया रहती थी। मां की गोली मारकर हत्या किए जाने की जानकारी उसे हुई तो वह नीचे आई और मां की लाश से लिपटकर रोने लगी। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही 2 सिपाही बलवंत यादव और विजय कुमार दीक्षित घटनास्थल पर पहुंच गए। यश ने घटना की सूचना घर वालों और रिश्तेदारों के अलावा भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और व्यापारी नेता रमेश गुप्ता को भी दे दी थी, जिससे घरवाले और रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे थे। कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार राय की सूचना पर IG सतीश कुमार माथुर, DIG डा संजीव कुमार गुप्ता, SSP राजकुमार भारद्वाज, SP सिटी सत्येंद्र कुमार सिंह और CO देवेंद्रनाथ शुक्ल भी घटनास्थल पर आ गए थे। यश ने मां की हत्या का आरोप अपने बहनोई सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू और उसके 3 साथियों पर लगाया था। पुलिस ने घटनास्थल से 3 कारतूस बरामद किए थे। लोगों ने 3 गोलियां चलने की बात भी बताई थी। इसके अलावा मृतका का पर्स, जिससे 1 लाख रुपए नकद के साथ 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इसके बाद जरूरी कार्रवाई निपटा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया था। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने कोतवाली आकर मृतका कविता की हत्या का मुकदमा उसके बेटे यश की ओर से उसकी बहन अमृता गुप्ता उर्फ लकी उर्फ आलिया और बहनोई सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ दर्ज कर लिया था। ये 13 दिसंबर 2014 की 3 बजे के आसपास की बात थी। 14 दिसंबर 2014 की सुबह कविता की लाश का पोस्टमार्टम हो गया तो लाश घर वालों को सौंप दी गई। घर वाले उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय भाजपा नेताओं के साथ शव को घोष कंपनी चौराहे पर रखकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तो SP सत्येंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे
और अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया। उसी दिन रात 7:30 बजे कविता के मायके में एक घटना घट गई। कविता का मायका थाना गोरखनाथ के नक्कोशाह बाबा की मजार के निकट था। कविता के पिता किशनलाल गुप्ता पत्नी शशिकला, बेटे शरदराज और बेटियों के साथ मृत बेटी कविता के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके घर पर बम से हमला कर दिया गया था। बम पहली मंजिल पर न पहुंचकर नीचे दीवार से टकराकर फट गया था। इस हमले की सूचना तत्काल धर्मशाला पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील कुमार सिन्हा को दी गई, तो वो सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में एसपी सिटी सत्येंद्र कुमार सिन्हा भी आ पहुंचे। जांच में पता चला कि बदमाशों ने बालकनी में बम फेंकने की कोशिश की थी। संयोग से वो नीचे दीवार से टकराकर फट गया था। अगर कहीं वो घर के अंदर जाकर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। किशनलाल ने तहरीर देकर मामले की जांच का आग्रह किया तो पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी सत्येंद्र कुमार सिंह ने वादे के अनुसार घटना के तीसरे दिन यानी 15 दिसंबर को कविता हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू को बख्शीपुर चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो कहीं भागने की तैयारी में था। कोतवाली लाकर शेरू से कविता की हत्या के बारे में पूछा गया तो बिना किसी हिलावाली के उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने कविता गुप्ता उर्फ हनी की हत्या की थी। हत्या के इस मामले में उसकी पत्नी अमृता गुप्ता उर्फ लकी उर्फ आलिया ने उसका पूरा साथ दिया था। शेरू के इस बयान के बाद उसी दिन पुलिस ने डीके टावर से मृत का कविता की बेटी अमृता गुप्ता उर्फ लकी उर्फ आलिया को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय अमृता ने अपने 5 साल के बेटे रोशन को भी अपने साथ रखने की इच्छा जाहिर की, इसलिए पुलिस उसे भी साथ ले आई। थाने में हुई पुलिसिया पूछताछ में शेरू और अमृता ने कविता गुप्ता की हत्या की जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली थी। पूछताछ में कविता गुप्ता की हत्या की जो कहानी सामने आई वो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार थी। 46 वर्षीय कविता गुप्ता उर्फ हनी मूल रूप से गोरखपुर के थाना गोरखनाथ के अंतर्गत आने वाली धर्मशाला बाजार के रहने वाले किशनलाल गुप्ता की बड़ी बेटी थी। कविता के अलावा उनकी 8 बेटियां और एकलौता बेटा शरदराज गुप्ता था। कविता की शादी उन्होंने रेती रोड बाजार के रहने वाले शंकरलाल गुप्ता के बड़े बेटे दुर्गेश कुमार गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता के साथ की थी। शंकरलाल के 2 बेटे और थे जिनके नाम थे राजेश कुमार उर्फ राजू और सुरेश कुमार उर्फ बबलू। शंकरलाल के तीनों बेटों में बड़ा बेटा दुर्गेश काफी मेहनती था। शुरू में शंकरलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बख्शीपुर में पुल के पास उनकी हारमोनियम और लाउडस्पीकर की दुकान थी जिससे उन्हें कोई खास कमाई नहीं होती थी। किसी तरह परिवार का गुजर बसर हो रहा था। रुपए पैसों को लेकर घर में आए दिन किचकिच होती रहती थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर दुर्गेश ने रेती रोड पर किराए का कमरा लिया और उसी में पत्नी के साथ रहने लगा। बाकी के दोनों भाई राजेश और सुरेश मां बाप के साथ ही रहते रहे। नए घर में आते ही दुर्गेश और कविता को पहली खुशी ये मिली कि उन्हें बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसे लकी माना और उसका नाम भी लकी रख दिया। लकी सचमुच उनके लिए लकी साबित हुई। पिता से अलग होकर दुर्गेश ने बेटी लकी के नाम से लकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली जो धड़ाके से चल निकली। उन दिनों टेक्सा टेलीविजन की धूम थी। दुर्गेश ने इस टीवी की एजेंसी ले ली जिससे उसने खूब कमाई की। पैसे आने के बाद दुर्गेश गुप्ता ने रहने के लिए राप्तिंगर की आवास विकास कॉलोनी में एक MIG मकान खरीदा। मकान लेने के बाद दुर्गेश ने प्रॉपर्टी के कारोबार में हाथ आजमाया तो रुपयों की बरसात सी होने लगी। इसके बाद अपने इस कारोबार में उसने छोटे भाई राजेश कुमार गुप्ता को भी शामिल कर लिया। प्रॉपर्टी के कारोबार से दोनों भाइयों ने अकूत धन कमाया। उनकी कमाई देखकर दुर्गेश के ससुर किशनलाल गुप्ता भी उनके साथ इस कारोबार में शामिल हो गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक उनका साथ नहीं चल सका। किन्हीं वजहों से दुर्गेश ने उन्हें कारोबार से अलग कर दिया। दुर्गेश के पास पैसे आए तो भूमाफियाओं की उन्हें धमकियां मिलने लगी। माफियाओं के डर से उन्होंने राप्तिनगर का अपना मकान बेच दिया और कोतवाली के पास घोष कंपनी चौराहे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान खरीद लिया और उसी में परिवार के साथ रहने लगे। बाद में बैंक से कर्ज लेकर उसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का स्वरूप देकर नाम रखा डीके टावर। उसी में एक अस्पताल भी खोल दिया जिसका नाम रखा कमला अस्पताल। इसके अलावा तमाम दुकानें किराए पर उठा दी।
जिनसे मोटी रकम किराए के रूप में आने लगी। दुर्गेश कुमार गुप्ता अपने परिश्रम की बदौलत करोड़पति बन गए थे। परिवार में पत्नी कविता और बेटी अमृता के अलावा कोई और नहीं था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, जबकि उसे भोगने वाला कोई नहीं था। मां बाप के प्यार की वजह से 16 से 17 साल की होते होते अमृता जिद्दी हो गई थी। वैसे उसे ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जो भी कह देती थी, मां बाप आंखें मूंद कर पूरी कर देते थे। बेटी पैदा होने के करीब 17 सालों बाद उनके आंगन में बेटे के रूप में दूसरा फूल खिला। इस तरह पति पत्नी की एक बेटे की जो तमन्ना थी, वो पूरी हो गई। दुर्गेश और कविता ने प्यार से उसका नाम यश रखा। यश के पैदा होने के बाद दुर्गेश को एक और बड़ी कामयाबी मिली। उसके मकान के पास तहसीलदार बाबू बलदेव प्रसाद सिन्हा श्रीवास्तव का अंग्रेजों के समय का हवेलीनुमा मकान करीब 11,000 वर्ग फुट में बना था, जिसे उसने खरीद लिया। उस मकान में उसने छोटे भाई राजेश को भी 25% का हिस्सेदार बनाया। दुर्गेश और कविता ने इस मकान में रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम मिर्चम साला फैमिली रेस्टोरेंट रखा। बस इसी के बाद दुर्गेश की जिंदगी में उसकी अपनी ही बेटी अमृता उर्फ लकी विपत्ति बन गई। लकी थी तो खूबसूरत, लेकिन हद से ज्यादा मोटी होने की वजह से उसे लगता था कि कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। ऐसे में जब पड़ोस के रहने वाले सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू ने उसे चाहत भरी नजरों से ताका तो वो उसके दिल में समा गया। पहली ही नजर में इकहरे बदन के दुबले पतले शेरू ने लकी के दिल में अपने लिए जगह बना ली। फिर लकी शेरू की ऐसी दीवानी हुई कि सुबह से शाम तक उसी के ख्यालों में खोई रहने लगी। सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू थाना कोतवाली के अंतर्गत छोटे काजीपुर के निकट रसीद चौक का रहने वाला था। उसके पिता का नाम वहीदुल्लाह था। वो थाना गोला के धुरियापार गांव का मूल निवासी था। उसके परिवार में पत्नी सहित 12 लोग थे। उसके 10 बच्चों में 5 बेटे और 5 बेटियां थी। 5 बेटों में सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू सबसे छोटा था। वहीदुल्लाह का परिवार काफी बड़ा था, जबकि कमाने वाला वो अकेला ही था। कमाई का एकमात्र जरिया थी खेती। खेती की पैदावार से ही परिवार का गुजर बसर होता था। गांव में गुजर बसर मुश्किल हो गया तो कुछ रुपयों का इंतजाम करके उसने छोटे काजी में जमीन खरीदकर मकान बना लिया और स्थायी रूप से वही रहने लगा। बड़ा परिवार होने की वजह से वहीदुल्लाह ने बच्चों को किसी तरह पाल तो लिया, लेकिन उन्हें पढ़ा लिखा नहीं सका। गरीबी की वजह से शेरू के पास एक जोड़ी कपड़े और पैरों में हवाई चप्पल के अलावा कुछ नहीं होता था। स्कूल कैसा होता है, ये उसने बाहर से ही देखा था। दुर्गेश की कोठी के सामने से आने जाने में उसकी नजर उसकी बेटी अमृता उर्फ लकी से लड़ गई थी। शेरू की जाति ही नहीं, धर्म भी अलग था। वो था भी बहुत गरीब। इसके बावजूद लकी उसे प्यार ही नहीं करने लगी थी, बल्कि हर तरह से उसकी मदद करने लगी थी। लकी और शेरू के प्रेम के बारे में भले ही मोहल्ले वालों को पता चल गया था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में कविता ने बेटी की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन वो शेरू के साथ भाग गई, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे वापस आना पड़ा। बेटी के इस कदम से दुर्गेश और कविता की बड़ी बदनामी हुई थी। बहरहाल लकी के वापस आने के बाद वे उसकी शादी की तैयारी करने लगे। लड़के की तलाश भी तेजी से शुरू कर दी गई, लेकिन लकी शेरू के अलावा किसी अन्य से शादी के लिए तैयार नहीं थी, जबकि उसे पता था कि ये इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद वो जिद पर अड़ी थी। अमृता उर्फ लकी को बालिग होने का इंतजार था। बालिग होते ही लकी शादी के लिए रखे 25 से 30 लाख रुपए के सोने के गहने और 3 लाख रुपए नकद लेकर शेरू के साथ घर से भाग गई। शेरू लकी को लेकर मिर्जापुर अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचा और वही कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद शेरू ने अमृता उर्फ लकी का नाम आलिया बेगम रख दिया। दूसरी ओर लकी के भाग जाने से घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। समाज में थू-थू हो रही थी। दुर्गेश ने कोतवाली में शेरू के खिलाफ लकी के अपहरण और गहने तथा रुपए की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। मामला एक रसूखदार परिवार के बेटी के अपहरण और गहने तथा रुपयों की चोरी का था। इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घर वालों पर शेरू को हाजिर करने का दबाव बनाया। शेरू और लकी को सूचना मिल चुकी थी। दोनों सीधे अदालत में पेश हुए, जहां लकी ने बयान दिया कि वो बालिग है और अपनी मनमर्जी से जीवन साथी चुनने की हकदार है।
उसने अपनी मर्जी से शेरू के साथ भागकर शादी की है। लकी के इस बयान पर फैसला उसके पक्ष में आया। बेटी के इस बयान और अदालत के फैसले से दुर्गेश और कविता को गहरा आघात लगा। वे बेटी का कुछ नहीं कर पाए तो लकी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। अदालत के फैसले के बाद शेरू लकी के साथ उसी मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने लगा। बेटी की करतूतों से दुर्गेश काफी परेशान था। उसकी इस परेशानी में समाज नहीं, घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। यही नहीं, छोटे भाई राजेश कुमार गुप्ता ने मिर्चम साला फैमिली रेस्टोरेंट का अपना 25% का हिस्सा भी मांग लिया था। इस तरह भाई ने मुसीबत में साथ देने के बजाय और मुसीबत खड़ी कर दी थी। तब दुर्गेश ने पुरानी दुकान लकी इलेक्ट्रॉनिक और कारोबार का कुछ हिस्सा देने के साथ 27 लाख रुपए का कर्ज अपने ऊपर लेकर इस मुसीबत से छुटकारा पाया था। दुर्गेश और कविता ने भले ही अमृता उर्फ लकी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, लेकिन उसने और शेरू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अमृता पैसों के लिए मां बाप पर लगातार दबाव बना रही थी। ऐशो आराम में पली अमृता उर्फ आलिया शेरू जैसे कंगाल आदमी के साथ कैसे जीवन बिता सकती थी। शेरू के घर वालों ने तो उसे पहले ही अलग कर दिया था। दुर्गेश और कविता के परिचितों ने सलाह दी कि वे लकी और शेरू को कारोबार के लिए कुछ रकम देकर उनसे पीछा छुड़ा ले। दोस्तों की ये सलाह दुर्गेश को उचित लगी और वो उन्हें कुछ रकम देने को राजी हो गया। लेकिन उसी बीच उसकी मां की मौत हो गई, जिसमें वो उलझ गया और शेरू तथा लकी को पैसे नहीं दे सका। दुर्गेश बेटी की हरकतों से परेशान था ही, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, जिससे वो मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था। इसी मानसिक परेशानी में एक दिन उसने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से कनपटी पर गोली मार ली। संयोग देखो, कनपटी पर गोली मारने के बावजूद लंबे इलाज के बाद वो बच गया। वो बच तो गया, लेकिन उसकी याददाश्त काफी कमजोर हो गई थी। अमृता उर्फ लकी और शेरू ने इस मौके का खूब फायदा उठाया। मां बाप का दिल जीतने के लिए लकी नहीं, सास ससुर को खुश करने के लिए शेरू ने भी दिन रात दुर्गेश की सेवा की। इस सेवा का उन्हें फायदा मिल गया। दोनों ने उनके दिलों में जगह बना ली। दुर्गेश तो उस स्थिति में नहीं था, लेकिन कविता ने उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें अपना लिया। इसकी वजह यह थी कि दुख की इस घड़ी में कविता का साथ न ससुराल वालों ने दिया था, न मायके वालों ने अमृता उर्फ लकी, और शेरू ने दुख की घड़ी में कविता को सहारा दिया तो किसी की परवाह किए बगैर कविता ने पति के दोस्त अच्छेलाल से कहकर दामाद शेरू को उसी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने कारोबार के लिए उसे 30 लाख रुपए भी दिए। शेरू का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चल निकला तो उसने अपने बड़े भाई इश्तियाक को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया। लेकिन ये बात कविता को अच्छी नहीं लगी। कविता के दिल में जगह बनाकर शेरू ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। दरअसल वो कविता की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसकी इस योजना में अमृता उर्फ लकी उर्फ आलिया भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि लकी मां बाप के फैसले से दुखी थी। पति का साथ देकर वो मां बाप से बदला लेना चाहती थी। दुर्गेश के बीमार होने से कविता वैसे ही परेशान थी। बेटा छोटा था, जिस दामाद को सहारा बनाना चाहा, मदद की आड़ में वो उन्हें लूटने की तैयारी करने लगा। करीब 6 सालों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए फरवरी 2012 में दुर्गेश की मौत हो गई। इसके बाद कविता अकेली हो गई। उन्होंने पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। कैंट थाना क्षेत्र के रीड साहब की धर्मशाला के पास कविता का एक पुराना मकान था, जिसे बेचकर वो अपने रेस्टोरेंट को और बढ़ाना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने वहां रह रहे किराएदार से बात की तो पता चला कि शेरू ने वो मकान पहले ही बेच दिया है। दामाद की इस करतूत से कविता परेशान हो उठी और बेटी दामाद से सतर्क हो गई। उन्होंने ये बात शेरू से पूछी तो उनका मुंह बंद रखने के लिए उसने एक चाल चली। उसने अपने दोस्त शमीम के साथ उनके साथ जबरदस्ती कर डाली। कविता ने विरोध किया तो बेटे की हत्या की धमकी दी। पति मर चुका था, बेटी दुश्मन से जा मिली थी, ले देकर एक बेटा बचा था, इसलिए बेटे की जान के लिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि शेरू ने गोलघर की मेन बाजार स्थित मिर्चम साला रेस्टोरेंट राम प्रसाद ऑप्टिशियन को 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दिया है, तो उन्हें मुंह खोलना पड़ा। पहले तो उन्होंने बेटी लकी और उसके पति शेरू को घर से बाहर निकाला। उसके बाद शेरू के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज करा दिया।
इसके बाद उन्होंने अपने साथ हुए दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराना चाहा, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर शेरू और शमीम के खिलाफ कोतवाली में अगस्त 2014 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की। शेरू करोड़ों का मालिक बन चुका था। हवाई चप्पलें पहनकर पैदल चलने वाला शेरू स्कॉर्पियो से चलने लगा था। उसने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। बड़े बड़े नेताओं के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए उसने उनके साथ शहर में अपने नाम के होर्डिंग लगवाए थे। प्रॉपर्टी और पैसे की वजह से कविता के जो अपने दुश्मन बने थे, शेरू ने उनसे दोस्ती कर ली थी। शेरू तो खैर कविता का कोई अपना नहीं था, लेकिन बेटी तो अपनी थी। प्रॉपर्टी और पैसे के लिए वो मां को ही नहीं, भाई को भी दुश्मन समझती थी। वो उसे भी फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी। बेटे की जान खतरे में देखकर कविता ने उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया था। कविता के अपने भी दुश्मन बने हुए थे। हर कोई उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। देवर राजेश कुमार गुप्ता ने डी के टावर पर 32 लाख का दावा ठोंक दिया था, तो शेरू ससुर दुर्गेश के फर्जी हस्ताक्षर से एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार कराकर डी के टावर का किराया तो वसूल करने ही लगा था। पत्नी लकी और बेटे रोशन के साथ आकर जबरदस्ती तीसरी मंजिल पर रहने भी लगा था। कविता ने इसकी लिखित शिकायत थाने से लेकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक की, लेकिन सारी शिकायतें थाने में आकर दब जाती थी। कविता को जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो अपनी जान को खतरे में देखकर उन्होंने राजनीतिक चोला पहनने का निश्चय किया। राम प्रसाद ऑप्टिशियन की मदद से उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, तो उन्हें महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। ले देकर अब कविता के पास डी के टावर और मिर्चम साला फैमिली रेस्टोरेंट ही बचा था। बाकी की सारी अचल संपत्ति शेरू एक एक करके बेच चुका था। दोनों संपत्तियों की कीमत करीब 15 से 20 करोड़ थी। अमृता उर्फ लकी शेरू को उकसाती रहती थी कि मां को रास्ते से हटा दो तो सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। करोड़ों की संपत्ति थी। लालच में शेरू ने कविता को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। डी के टावर पर उसने कब्जा जमा ही लिया था। अब लकी और शेरू टावर अपने नाम करने के लिए कविता पर दबाव डाल रहे थे। कविता इसके लिए तैयार नहीं थी। दोनों रेस्टोरेंट पर भी नजर जमाए हुए थे। किशनलाल की एक बेटी पंजाब में डीआईजी रहे सीडी प्रेमी के बेटे से ब्याही थी। 29 नवंबर को उसकी ननद की शादी थी। कविता को छोड़कर सभी लोगों को निमंत्रण मिला था। यहां तक कि शेरू और लकी भी आमंत्रित थे। शेरू ने सोचा कि अगर 29 नवंबर को वो कविता को मरवा देता है तो डीआईजी साहब स्वयं कहेंगे कि 29 नवंबर को वो पंजाब में था। शेरू ने पूरी योजना बनाकर कविता की हत्या की सुपारी दे दी, लेकिन सुपारी किलर 29 नवंबर को कविता की हत्या नहीं कर सका। दरअसल कहीं से इस बात की जानकारी कविता को मिल गई थी। इससे कविता को लगा कि अब कभी भी उसकी हत्या की जा सकती है। उसने तुरंत एक वसीयतनामा तैयार कराया, जिसमें उसने लिखा कि उसके मरने के बाद उसकी पूरी संपत्ति का एकलौता वारिस उसका बेटा यश होगा। अगर उसे भी कुछ हो जाता है तो उसकी सारी संपत्ति साई ट्रस्ट की हो जाएगी। सुपारी किलर अकेला काम नहीं कर सका तो शेरू ने उसे साथ लेकर कविता की हत्या की योजना बनाई। कविता हत्या के डर से मिर्चम साला रेस्टोरेंट में ही रहने लगी थी। वहां शेरू जा नहीं सकता था। कविता को डी के टावर में बुलाने के लिए टावर के कमला अस्पताल में काम करने वाली स्तुति को डरा धमकाकर अपनी साजिश में शामिल कर लिया। 13 दिसंबर 2014 को स्तुति ने मेहंदी लगाने के बहाने कविता गुप्ता को टावर स्थित लाइफलाइन डायग्नोसिस सेंटर पर बुलाया। कविता जैसे ही डायग्नोसिस सेंटर पहुंची, शेरू को इस बात की जानकारी हो गई। कविता मेहंदी लगवाकर जैसे ही खाली हुई, शेरू शूटर के साथ नीचे आ गया। शेरू बाहर ही रुक गया, जबकि शूटर अंदर चला गया। उसने स्तुति को रिपोर्ट देने के बहाने वहां से हटाकर कविता की कंपटी पर निशाना साधकर गोली मार दी। वो गिर पड़ी तो दूसरी गोली उसने पेट में मार दी। इसके बाद शेरू ने भी आकर एक गोली कविता के पेट में मार दी। शेरू और उसके साथ आया शूटर गोली मारकर निकल रहे थे। तभी यश ने उन्हें देख लिया था। अमृता गुप्ता उर्फ लकी उर्फ आलिया और उसके पति सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू से हुई पूछताछ में ऐसे कई नाम सामने आए हैं जो कविता की हत्या की साजिश में शामिल थे।
पुलिस ने शेरू के साथी को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापे मारे, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस ने वे दोनों पिस्तौलें बरामद कर ली हैं, जिनसे कविता की हत्या की गई है। इस मामले की जांच में लगी है। अब देखना यह है कि इस मामले में और कौन कौन गिरफ्तार होता है। कविता की हत्या के बाद उसकी ससुराल वाले ही नहीं, मायके वाले भी उनकी प्रॉपर्टी पर दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस प्रॉपर्टी का होता क्या है। ये अपने असली वारिस यश गुप्ता को मिलती है या इस पर कोई दूसरा ही कब्जा कर लेता है। यश इस समय अपने चाचा राजेश कुमार गुप्ता के साथ रह रहा है।